Hey Science Explorer, welcome to the fascinating world of microorganisms, जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इतने ज़्यादा पावरफुल कि एक वो सिंपल से मिल्क को रातों रात दही में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसा वो कौन सा काम करते हैं रातों रात जो ये मिल्क, सिंपल सा मिल्क कर्ड में बदल जाता है? या फिर वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि वो एक सिंपल से शुगर को यूज़ करके अल्कोहल बना देते हैं। मतलब है ना, कुछ लगता है कि उनके पास मैजिकल स्टिक होगी जो रातों रात वो मैजिक करके अल्कोहल बना देते हैं सिंपल से शुगर को यूज़ करके। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं, मतलब कि क्या दही और दही और अल्कोहल के सिवा भी कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके हम लोग बनाते हैं? ये फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है, इसकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्यों है फूड इंडस्ट्रीज़ में? या दही में जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है वो हमारे हेल्थ को और किस तरह से बेनिफिट पहुंचाता है? ये सारे आंसर आप जान पाएंगे इस वीडियो के एंड में, इसीलिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिकैप देना पसंद करेंगे जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आप वो वीडियो देखे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखे हैं तो जाइए और फटाफट से देखिए। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बिना माइक्रोस्कोप के हेल्प पे हम उन्हें नहीं देख सकते, वो हमारे लिए इनविजिबल होते हैं। और दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, एक सॉइल सीक्रेट, एक पाउंड सीक्रेट। ये दोनों एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोग पढ़े थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स, जो कि 4 टाइप्स के होते हैं: बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एलगी। ये 4 टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑफकोर्स वायरस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि वो माइक्रोस्कोपिक है, बिना माइक्रोस्कोप के हम लोग उसको नहीं देख सकते, लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप में नहीं रखा गया क्योंकि वो ना तो लिविंग थिंग है ना नॉन लिविंग थिंग है, इसीलिए। और वैसे भी वायरस एक डिबेट का टॉपिक रहा है तो इसे उसके कैटेगरी में नहीं रखा गया, लेकिन है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इतना सारा चीज हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। Quotes of the day: work hard in silence and let your success be your noise. On this note, I am Krishna. You are watching me on Concept Biz. Let's kick off. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारे बीच में क्या रिश्ता है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है, फिर एक एक्टिविटी है कि एक सिंपल सा डो कैसे राइज हो जाता है, मतलब बलून की तरफ फूल जाता है, फिर कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, और एक और एक्टिविटी जिसको हम लोग बोल सकते हैं अल्कोहल की एक्टिविटीज। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं। हम आपको फर्स्ट वीडियोज में बताए थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह है, एवरीवेयर है। ये बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बिना माइक्रोस्कोप के ये हम लोग के लिए हेल्पफुल नहीं है, मतलब इनविजिबल है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं। माइक्रोस्कोप से हम इसको देख सकते हैं, लेकिन ये हर जगह रहते हैं। ये बिल्कुल एडवेंचरस है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाइफ बिल्कुल एडवेंचरस है। वो हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो फ्रीजिंग आर्टिक हो या फिर हॉट वेदर हो, वो हर जगह सर्वाइव कर सकते हैं आराम से। मतलब कुछ इसमें से आपको पोलर नॉर्थ एरिया में पाया जाएगा, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉर्थ एरिया मतलब चिल्ड एरिया पसंद करते हैं, और मतलब चिल्ड एरिया मतलब जैसा बर्फ वाला एरिया उसमें रहना पसंद करते हैं। तो कुछ इसमें हॉट वेदर पसंद करते हैं, जहाँ पे मतलब गर्म इलाका हो वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। मतलब आप इसको बोल सकते हो ये एक तरह के एक्सप्लोरर हैं, ये हर जगह आपको मिल जाएंगे। एक्सप्लोरर है मतलब एक्सप्लोर करते रहते हैं चीज़ों को। तो आपको ये चाहे वो हॉट वेदर हो चाहे वो कोल्ड वेदर हो, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक्चुअली सर्वाइवल है, स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल इनकी नेचर होती है। इसके लाइफ में जो भी चीज़ आएगी, जैसी भी सिचुएशन आएगी, ये उनको हैंडल करना जानते हैं और अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, उसमें सर्वाइव कर लेते हैं। इनकी ये बहुत ही अच्छी इनक्रेडिबल फीचर होती है। और कुछ इसमें से डीप सी में रहना पसंद करते हैं। डीप सी में मतलब सी के अंदर, जहाँ पे ये बहुत ही कम एनर्जी यूज़ करके, मतलब बहुत कम खाने में, बहुत कम फूड में, लो एनर्जी में भी ये सर्वाइव कर पाते हैं अपने आप को सेव करके। मतलब आप एक तरह से बोल सकते हो ये हाइबरनेशन मोड में रहते हैं और अपने परफेक्ट क्लाइमेट का वेट करते हैं और उसमें आकर के आराम से एंजॉय करते हैं जो भी इनको करना होता है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग है।
कुछ इसमें से ऐसे भी होते हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहना पसंद करते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब एक दूसरे के भरोसे। जैसे आप एक एग्जांपल बता सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो जो रिजोबियम एक बैक्टीरिया होता है, वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहना पसंद करता है, मतलब एक दूसरे के भरोसे। या और एक आपको फर्स्ट वीडियो में हम बताए थे गर्ट्स बैक्टीरिया के बारे में। गर्ट्स बैक्टीरिया कहाँ रहता है? वो हमारे अंदर रहता है, हमारे स्टोमिक में रहता है, ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया। तो क्या लगता है आपको, हमारा बॉडी इतना सिंपल है क्या? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो उस इन्वायरमेंट में वो रहता है, तो किसके भरोसे? हमारे भरोसे रहता है। वो हमारे भरोसे है और हम उनके भरोसे हैं। मतलब अगर दोनों में से किसी को भी हार्म होगा तो दोनों का नुकसान होगा। अगर उनको हार्म होगा तो हमें नुकसान होगा, और हमें हार्म होगा तो उनको नुकसान होगा। मतलब वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं और एक गुड नेबर्स की तरह एक दूसरे को हेल्प करते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। तो कितने एडवेंचरस और कितने ही एक्साइटिंग होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हर जगह मौजूद हैं, हर जगह रहते हैं अपने अमेजिंग पावर और कैपेबिलिटीज के साथ। अब हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारे बीच में क्या रिश्ता है। अगर हम आपसे पूछे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या आपको बोले कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सोचो, क्या सोचोगे? तो सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आएगा, डेंजर, मतलब कि खतरा, मतलब कि बीमारी फैलाना। पर ऐसा नहीं है। हम लोग पहले ऐसा सोचते थे, लेकिन जैसे जैसे साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च किए, इसके बारे में जाने, तो पता चला कि नहीं, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेंजर नहीं हैं। बहुत सारे इसमें गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। इतने ज़्यादा हेल्पफुल कि वो हमारे फेवरेट फूड्स को बनाने में मदद करते हैं। मतलब एक अच्छा शेफ का काम करते हैं हमारे किचन में, यानी कि दही बनाने का काम करते हैं, ब्रेड बनाने का काम करते हैं, चीज़ बनाने का काम करते हैं। ये सारे काम कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हमारे लिए हेल्पफुल हैं, इतने ज़्यादा यूजफुल हैं, ठीक है। और भी बहुत चीज़ में ये हेल्प करते हैं, जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। मतलब एक बेस्ट रिसाइकलर का काम करते हैं। जितने भी सड़े गले चीज़ होते हैं, पत्ते या हमारे किचन के जितने वेस्ट होते हैं, एनिमल्स के वेस्ट होते हैं, वो सारे को रिसाइकल करके एक मीनिंगफुल चीज़ बनाते हैं। और हमारे मेडिसिन्स में भी यूज़ करते हैं, मतलब मेडिसिन्स बनाने में भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लेकिन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि गुड हैं तो बैड्स भी हैं। तो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है कि हमारे लिए हेल्पफुल, अच्छे ही हैं, हेल्दी ही हैं। कुछ उसमें से बहुत बुरे भी हैं, वो बीमारी फैलाते हैं, हर तरह के बीमारी। इसीलिए इंस्ट्रक्शन, हर तरह की बीमारी, मतलब अगर आप गंदगी रखोगे तो वो बीमारी फैलाएंगे ही। इसीलिए बोला जाता है कि हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखना चाहिए, ताकि हम वो बुरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बच सकें और बीमारी से बच सकें। और इंस्ट्रक्शन भी दिया जाता है कि आप खाना बनाने से पहले अच्छे से हाथ धो लो, ताकि वो जितने भी जर्म्स, यानी कि जो गंदे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो धुल जाए, क्लीन हो जाए। ये सारे चीज़ को ध्यान में रखने के लिए खाना खाने से पहले भी हैंड वॉश कर ले। तो ये सारे चीज़ है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो गंदे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनसे हमको बचने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। तो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे नहीं होते, कुछ बुरे भी होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। इसके बारे में थोड़ा सा अभी ओवरव्यू देंगे, इसके बाद इसको डिटेल्स में पढ़ना ही है। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जो हमारे फूड्स को प्रिपेयर में, मतलब फूड प्रोडक्शन में यूज़ होता है इसका। एक्चुअली फूड बनाने में, हर तरह के फूड्स जैसे चीज़ हुआ, कर्ड्स हुआ और ब्रेड हुआ, ये सारे चीज़ को बनाने में जो हेल्प करते हैं। एक ये हुआ। दूसरा, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए ये यूज़ होता है। मतलब हमारे जो भी एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट को क्लीन, मतलब जो भी सड़े गले चीज़ होते हैं उसको क्लीन करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। वो भी एक हमारे लिए गुड या फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुए। एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, जो जिसको आप नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाम से जानते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके जो भी ट्रांसफर करता है, वो हुआ। और एक मेडिसिन में यूज़ होता है। ये सारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में मतलब हम लोग अभी आगे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कर्ड फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। जो फूड इंडस्ट्रीज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है कर्ड फॉर्मेशन के लिए। आप अक्सर अपने घर में देखेंगे अपनी मॉम को, वो क्या करती है, 2-3 चम्मच दही लेती है एक कटोरी में और उसको मिक्स करती है। फिर उसमें क्या करती है, लुक वार्म मिल्क में उस दही को मिलाती है, फिर इसे लीड से ढक देती है। फिर सुबह उसको आप देखते होंगे कि क्रीमी टेक्सचर का एक थिक कंटेंट होता है, मतलब थिक सामान जिसको दही बोलते हैं, वो जमा हुआ मिलता है। तो ये ओवरनाइट में ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जो मतलब हमको दही मिल जाता है दूध से? तो उसके पीछे का साइंस जानिए। क्या होता है कि जो वो 2-3 चम्मच आपकी मॉम कर्ड के रूप में लेती है, उसमें क्या होता है, लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, ठीक है।
ये बैक्टीरिया क्या होता है, इसको लैक्टोज बहुत पसंद है। अब लैक्टोज क्या है, मिल्क में एक तरह का शुगर होता है जिसको हम लैक्टोज बोलते हैं। इस मिल्क में एक तरह का शुगर पाया जाता है जिसको हम लोग लैक्टोज बोलते हैं, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, इस लैक्टोज को खाता है। खाने के बाद उसका जो बाय प्रोडक्ट हुआ वो लैक्टिक एसिड हुआ। लैक्टिक एसिड वो खाने के बाद लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। लैक्टिक एसिड अब क्या करता है, लैक्टिक एसिड हमारे मिल्क में जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन, उस प्रोटीन को हम लोग कैसीन बोलते हैं। इतना डिटेल से जानने का आप लोगों को जरूरत नहीं है, लेकिन एज ए इंफॉर्मेशन आप इसको जानिए बस, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है इसीलिए। तो वो प्रोटीन जो होता है जिसको कैसीन बोलते हैं, जो मिल्क में पाया जाता है, उस पे लैक्टिक एसिड उस पे काम करता है और उसको क्या करता है, जमा देता है। तो उसको जमाने की वजह से आपको ये थिक टेक्सचर मिलता है जो एकदम क्रीमी और सॉफ्ट होता है, जो इतना अच्छा लगता है टेस्ट में। तो आप कभी सोचे थे कि जब आप कर्ड खाते होंगे तो आपको लगता होगा अरे ये तो क्या है, रात भर में जम गया आराम से। लेकिन थैंक्स टू लैक्टोबैसिलस जो रात भर इतना मेहनत करता है और सुबह आपको इतना अच्छा टेक्सचर का दही देता है, जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो इसीलिए बोलते हैं मैक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही अमेजिंग होता है। इसका पोटेंशियल इतना ज़्यादा होता है कि शायद इंसान का भी इतना ना हो, ठीक है। हम आपसे प्रीवियस क्लास में एक क्वेश्चन पूछे थे, होप कि आप वो क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिए होंगे, लेकिन फिर भी हम आपसे प्रॉमिस किए थे, इसीलिए हम उस क्वेश्चन को आज उसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन था कि अगर ये लैक्टोबैसिलस रहे ही ना, मतलब जो दही में लैक्टोबैसिलस पाया जाता है ये रहे ही ना, तो क्या होगा, तो मिल्क का क्या होगा, उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। लैक्टोबैसिलस एक्चुअली आपको पता है नहीं, ये मतलब रॉड शेप का होता है, इसी को बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। तो जब ये रहेगा नहीं तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर लैक्टोबैसिलस नहीं रहेगा तो दूध में जो लैक्टोज नाम का शुगर है वो कन्वर्ट होगा ही नहीं लैक्टिक एसिड में। जब वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा तो फिर वो कहाँ से जमेगा, उसका प्रोटीन पे कौन काम करेगा, लैक्टिक एसिड तो मिल्क के प्रोटीन पे काम करता है, उसको कोएगुलेट करता है। मतलब कोएगुलेट का मतलब क्या, जमाना, जमा देता है, ठीक है। तो जब लैक्टोबैसिलस होगा ही नहीं तो ये सारे प्रोसेस होंगे ही नहीं। तब ये प्रोसेस नहीं होंगे तो आपको ये क्रीमी टेक्सचर वाला दही नहीं मिल पाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है लैक्टोबैसिलस, है ना, आपके लिए, हम लोगों के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक छोटा सा कितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना काम करता है, कितना मीनिंगफुल काम करता है। सोचिए आप, इतना सिंपल आंसर सोचे होंगे। क्या होता है ना कि हम लोग जब चीज़ों को समझते हैं अच्छे से, डीप से, तो उसका क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो बहुत सिंपल ही होता है। तो ये था लैक्टोबैसिलस का कमाल जो आप अभी देखे। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रेड कैसे बनता है। ब्रेड बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत होता है, जैसे कि आटा ले लो, मैदा ले लो, कुछ भी ले लो, मैदा लिए या आटा लिए, जो भी आपको लेने का मन, जिससे भी आपको बनाने का मन, दोनों से बनता है, ठीक है। उसको लिए, उसमें थोड़ा सा शुगर डालें, थोड़ा सा वार्म वाटर डालेंगे और उसके बाद उसमें आधा चम्मच ईस्ट डाल देंगे, ठीक है। ईस्ट एक फंगाई है, ईस्ट एक तरह, इसको बोलते हैं ईस्ट, ईस्ट एक तरह का फंगाई है जो कि मतलब फूड इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे ब्रेड, ये सब चीज़ को बनाने के लिए, ठीक है। तो हम आटा लिए ये, और इसमें थोड़ा सा शुगर, थोड़ा सा ईस्ट और थोड़ा सा वार्म वाटर, लुक वार्म वाटर डाल करके उसका डो बना लिए। डो बनाने के बाद क्या करते हैं, उसको थोड़े देर के लिए छोड़ देते हैं, ढक करके, उसको ढक करके आपको छोड़ देना है। फिर आप उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको ऑब्जर्व करेंगे कि वो एक्चुअली बैलून जैसा फूल जाता है। तो उसका मतलब बैलून जैसा जो फूलता है वो एक्चुअली क्या होता है कि ईस्ट को शुगर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो क्या करते हैं, जब आप इसको ऐसे अच्छे से आटे गूंथ करके रख दिए वार्म वाटर के, मतलब लुक वार्म वाटर के साथ, थोड़ी देर के बाद वो क्या करते हैं, जितना उसमें शुगर होता है ना, ईस्ट उसको खा लेता है और उसका बाई प्रोडक्ट क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब इसमें गया तो वो जो गैस होता है वो अंदर, मतलब जब निकलता है तो वो गैस है तो वो निकलना चाहेगा, वो अंदर ट्रैप्ड होकर रह जाता है ना, तो वो निकलना चाहेगा, तो वो एक्चुअली निकलने के क्रम में आटा को बलून की तरफ फुला देता है। तो ये ईस्ट का एक मतलब एक अच्छा यूज़ है इसमें। और जब आप ये इससे फिर ब्रेड बनाएंगे, इसको ओवन में डालेंगे, तो फिर क्या होगा कि वो जो ईस्ट है वो तो मर जाएगा, क्योंकि आप उसको बनाने के क्रम में वो तो मर जाएगा, लेकिन जो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्ड होके रहता है
वो उसके अंदर रहेगा और उसी की वजह से जो आप ब्रेड आपका इतना स्पंजी और फ्लफी बनता है। आप जब ब्रेड के स्लाइस को काटिएगा, ऐसे इसको स्लाइस को कट कीजिएगा, तो ब्रेड जो है ना उसमें आप ऐसा टेक्सचर देखने को मिलता होगा, ऐसा ऐसा गड्ढे टाइप के टेक्सचर। ये क्या होते हैं एक्चुअली, कार्बन डाइऑक्साइड जो उसमें फंसा रहता है ना, वही है, उसी की वजह से ये गड्ढा बन जाता है। तो इस तरह से ब्रेड बन जाता है आपका। आप इससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करेंगे जो आपके बुक में है। इसको, ये एक्सपेरिमेंट को आप घर में मतलब बना सकते हैं, कर सकते हैं। मतलब इसमें क्या लेना है कि आपको मैदा या आटा जो भी आपको लेना है वो ले लीजिए, फिर इसमें कुछ शुगर इसमें डाल दीजिए, फिर हल्का सा इसमें लुक वार्म वाटर डाल दीजिए और इसमें आधा चम्मच या 1 चम्मच ईस्ट जरूर डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसका अच्छे से डो बना लीजिए। डो बनाने के बाद इसको आप 4-5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए किसी भी जगह, मतलब कोई वार्म प्लेस पे, क्योंकि ईस्ट वार्म प्लेस पे ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। होता है ना, सबका एक फेवरेबल क्लाइमेट होता है, वैसे ही मतलब ये ईस्ट का वार्म प्लेस थोड़ा सा फेवरेबल क्लाइमेट है, ठीक है। तो उस प्लेस पे रख दीजिए किसी चीज़ से अच्छे से कवर करके, फिर आप देखिएगा ये बलून की तरह फूल जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप इसको घर में कीजिए, ट्राई कीजिए और देखिए क्या रिजल्ट आता है। आप मतलब एक मतलब डो क्रिएट करके उसको 4-5 घंटे के बाद छोड़ दीजिए और फिर देखिए आपका डो बलून की तरह फूल जाएगा। तो वही होता है कि वो ईस्ट शुगर को खाता है, जिसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस करेगा तो वो गैस हमेशा निकलने का कोशिश करता है, मतलब वो आटे में जो बन रहा है गैस, जो ईस्ट की वजह से बन रहा है, वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। उस क्रम में ही आपका आटा जो है अंदर से बलून की तरफ फूल जाता है और सॉफ्ट और स्पंजी होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप डेफिनेटली अपने घर में परफॉर्म कर सकते हैं, इसीलिए आप इसे ज़रूर परफॉर्म करके देखिए, इसके रिजल्ट को देखिए क्या रिजल्ट आता है। आपको बड़ा मजा आएगा इसका रिजल्ट जान करके। तो ये था फंगाई का कमाल, जो ईस्ट है, जो बड़ा काम का चीज़ है और ब्रेड बनाने में बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे फर्मेंटेशन प्रोसेस के बारे में, ठीक है। ये फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या है? अभी हम जो 2 चीज़ पढ़े, जैसे कर्ड और ब्रेड के बारे में, तो वो भी एक्चुअली क्या हो रहा था, उसमें भी एक फर्मेंटेशन प्रोसेस ही परफॉर्म हो रहा था। जो पहले आप हम इसको बता देंगे, तब आपको और आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको अच्छे से समझने में मदद मिलेगी। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है? ये एक्चुअली ईस्ट और बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है और इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। आप समझ सकते हो, मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब बहुत कम क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन या नो ऑक्सीजन, वैसे प्रोसेस है। मतलब ये भी ईस्ट और बैक्टीरिया इसमें क्या करता है, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है या एसिड में करता है कन्वर्ट, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। फर्मेंटेशन प्रोसेस जो आप बैक्टीरिया और ईस्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं और इसमें अल्कोहल, मतलब जब हम ईस्ट का प्रयोग करेंगे वाटर के साथ और शुगर के साथ, तो वो अल्कोहल मतलब प्रोड्यूस करता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड इसका बाय प्रोडक्ट होता है। और अभी हम जो प्रीवियस पढ़े, जैसे कर्ड में पढ़े, वो भी जो लैक्टोज को कन्वर्ट कर रहा था लैक्टिक एसिड में, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वो भी एक तरह का फर्मेंटेशन प्रोसेस था जो मतलब बैक्टीरिया परफॉर्म कर रहा था मिल्क के साथ। और सेम जो अभी हम लोग ब्रेड पढ़े, ब्रेड में भी जो प्रोसेस हो रहा था, यानी कि वो शुगर को खा रहा था, उसका बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था, तो वो भी एक तरह का फर्मेंटेशन प्रोसेस था। ये सारे में ऑक्सीजन का प्रेजेंस बहुत कम था या ऑक्सीजन इसमें नहीं लगता। फर्मेंटेशन एक ऐसा एनारोबिक प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन इसमें होता है। उसको जो बोलते हैं ना कि हम डो बनाए और उसको कवर कर दिए, कवर क्यों किया जाता है? एक्चुअली उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन उसको ना मिले, एक्चुअली उसको ऑक्सीजन ही ना मिले तो वो अच्छे से फर्मेंटेशन प्रोसेस को कर पाता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस का इन्वेंशन एक साइंटिस्ट है लुइस पैस्चर, उसने किया था। इस प्रोसेस को सबसे पहले परफॉर्म उसी ने किया था। तो ये बहुत ही काम का चीज़ है और फूड इंडस्ट्रीज में इसका बहुत ही यूज़ होता है, जैसे आप अभी देखें कर्ड और ब्रेड के केस में, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल का प्रोडक्शन कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे कमर्शियल यूज़ में अल्कोहल बनाने के प्रोसेस को, कि अल्कोहल हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो अल्कोहल एक्चुअली कॉमन वर्ड है, उससे बहुत सारे चीज़ बनते हैं, जैसे कि बियर हुआ, विस्की हुआ, वोडका हुआ, वाइन हुआ, ये बहुत सारे चीज़ हैं। तो इसको हर चीज़ के लिए अलग अलग ग्रेन्स का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि वाइन को बनाने के लिए हम ग्रेप्स का यूज़ करते हैं
और बियर, विस्की, वोडका ये सब को बनाने के लिए ग्रेन्स का यूज़ करते हैं, पोटैटो का भी यूज़ करते हैं वोडका को बनाने के लिए। इतना डिटेल्स आपको जानने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये अल्कोहल बनता कैसे है। तो ये जो इनिशियल उसके रॉ मटेरियल होते हैं उसको यूज़ किया जाता है, फिर उसको ना उसको जिस फॉर्म में, जैसे फर्मेंट किया जाता है। जैसे अगर हमको वाइन बनाना है, ग्रेप्स से बनता है, तो ग्रेप्स को क्या करते हैं, क्रश करके उसको फर्मेंट होने के लिए रख देते हैं। जब वो फर्मेंट हो जाता है, ग्रेप्स को क्रश करके फर्मेंट होने के लिए रख देते हैं। जब वो अच्छे से फर्मेंटेशन उसमें हो जाएगा, फिर उसमें क्या करेंगे, ईस्ट डाल देंगे। ईस्ट क्या करेगा, उसमें जो प्रेजेंट शुगर है वो उसको खाता है, ठीक है, और उसका बाय प्रोडक्ट क्या देता है, वही इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब इथेनॉल देगा और जो बबल्स निकल रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे। तो इस तरह से मेरा अल्कोहल बनता है। तो अलग अलग चीज़, फिर ये जो बना उसके बाद इसको और रिफाइन करने के लिए इसको डिस्टिल्ड किया जाता है। वो लंबा प्रोसेस है, उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल समझिए कि इसमें फर्मेंट में क्या होता है कि फ्रूट या ग्रेन्स में जो भी शुगर पाए जाते हैं, जितने भी ग्रेन्स है या फ्रूट्स है जिससे भी ये अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है, उसमें जो शुगर पाए जाते हैं उसको पहले उसको फर्मेंट करा के रख दिया जाता है, फिर उसमें ईस्ट डाला जाता है, जाके उसके अंदर जो भी शुगर प्रेजेंट है उसको वो खा करके अल्कोहल या कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये सिंपल प्रोसेस है, इसके थ्रू हम कोई भी अल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है। ये था फर्मेंटेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। अभी तो पढ़े हम अल्कोहल का प्रोडक्शन कैसे होता है, तो अब हम जानेंगे एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन कैसे होता है। एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए हमको एक बैक्टीरिया चाहिए, एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया उसको बोलते हैं। एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया का जरूरत होता है एसिटिक एसिड को बनाने के लिए। इसमें क्या होता है, ऑलरेडी जो अल्कोहल बना हुआ है, वो कोई भी अल्कोहल आप चूज कर लीजिए, जो भी आपका बेस हो, बियर, वाइन, जो भी है उसको चूज कर लीजिए। उसके बाद उसको क्या किया जाता है, ये जो प्रोसेस होता है ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। मतलब हम जो पहला फर्मेंटेशन कराते हैं वो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या लिटिल ऑक्सीजन में। इसमें क्या होता है, इसको एक्सपोज किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। फिर जो अल्कोहल पे मतलब एस्टोबैक्टर है वो अपना काम शुरू करेगा और ये अल्कोहल को कन्वर्ट करेगा एसिटिक एसिड में, जिसको हम वेनिगर बोलते हैं। वेनिगर एसिटिक एसिड को ही बोला जाता है, ठीक है। ये अल्कोहल को कन्वर्ट करता है वेनिगर में, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस, इस दोनों फर्मेंटेशन में क्या डिफरेंस है, उसमें उतना ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन का एक्सपोजर ज़रूरी होता है ये। और इसमें एक और डिफरेंस है इस फर्मेंटेशन और उस फर्मेंटेशन में। उसमें क्या होता है कि मतलब वो वार्म, ईस्ट जो है वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है उसको फर्मेंट करने के लिए, चीज़ों को कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन एस्टोबैक्टर के केस में क्या होता है, ये जो वेनिगर कन्वर्ट करता है इसको थोड़ा कोल्ड टेम्परेचर चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा चिल्ड नहीं, नॉर्मल कोल्ड टेम्परेचर चाहिए। तो ये दोनों में डिफरेंस है। बाकी सब सेम प्रोसेस है, फर्मेंटेशन इसमें भी होता है उसमें भी होता है। वो उसके बाय प्रोडक्ट से इसको बनाते हैं, मतलब उसका अल्कोहल जो बना हुआ है उसको लेकर के फिर इसमें एस्टोबैक्टर बैक्टीरिया अपना काम करता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, और फिर ये बनाता है एसिटिक एसिड, जिसको हम वेनिगर कहते हैं, जो बहुत जगह यूज होता है और चाइनीज फूड में तो वेनिगर जरूर ही यूज होता है। तो है ना इंटरेस्टिंग बैक्टीरिया और फंगाई का काम। अब इसी से रिलेटेड आपके बुक में जो एक्टिविटी, एक्चुअली इसके पहले ही इतना डिटेल्स बता दिए कि ये एक्टिविटी का एक्चुअली अब ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपके बुक में है तो इसीलिए इन्वॉल्व किए इसको। कि सिंपल है, ये वही ईस्ट एक्सपेरिमेंट है जो हम ऑलरेडी पिछले अभी कुछ सेकंड पहले या मिनट पहले हम लोग खुद ही इसको परफॉर्म कर रहे थे। इसमें क्या करना है, इंग्रेडिएंट लेना है, मतलब आपको सिंपल वार्म वाटर लेना है। उसमें वार्म वाटर मतलब लुक वार्म वाटर लेना है, उसमें शुगर डाल लें, शुगर को अच्छे से घोल लें वाटर में। शुगर जब इसमें डालेंगे इसको अच्छे से घोल लें, और वाटर थोड़ा सा लुक वार्म होना चाहिए, तो वो ईस्ट के लिए वो फेवरेबल क्लाइमेट होता है। और फिर उसमें ईस्ट डालें, और ईस्ट डालने के बाद उसको अच्छे से घोल लें। जब वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए फिर इसको ढक करके, कवर करके, कोई भी वार्म प्लेस पे आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, 4-5 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर इसको अनकवर करें और इसका स्मेल लें, आपको पता चलेगा स्मेल में चेंज होगा, और उसका टेक्सचर भी, मतलब टेक्सचर तो वही रहेगा लेकिन इसका स्मेल थोड़ा सा चेंज होगा, तो वो मतलब अल्कोहल बन चुका होगा। या आप एक्सपेरिमेंट ये घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप इसको करके देखिए। और अगर आपको डिटेल्स में करना है तो इसको अलग अलग टेम्परेचर पे रख के देखिए और देखिए कि क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये आप अपने या तो घर में परफॉर्म करिए, या तो आप अपने क्लास टीचर को बोलिए, वो आपको ये सारे चीज़ करवा के देंगे, तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छी समझ से आएगी। आपके एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, मतलब अभी जितना भी हम आपको लेसन दिए या जो भी पढ़ाए उसके बेसिस पे एक आप
होमवर्क आपको दे रहे हैं, आप ये घर में अपने परफॉर्म कीजिएगा या अपने टीचर को बोलिएगा, इससे आपको डिफरेंस समझ में आएगा। क्या करना है आपको, 2 बीकर लेना है, बीकर ए और बीकर बी, 2 बीकर लिए, ठीक है। उसमें फिर क्या करना है कि आप उसमें एक में वार्म वाटर डालिए, लुक वार्म वाटर मतलब बहुत ज़्यादा एकदम खौला हुआ पानी नहीं, लुक वार्म वाटर जिसमें आप उंगली डुबा सके, और एक बीकर में आप कोल्ड वाटर लीजिए, ठीक है। कोल्ड वाटर लेने के बाद फिर क्या होगा कि आप उसमें दोनों में 2-3 चम्मच शुगर डाल दीजिए, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी। फिर ईस्ट डाल दीजिए, एक क्वांटिटी में हाफ चम्मच दोनों में डाल दीजिए और उसको अच्छे से स्टीर कर लीजिए, अच्छे से घोल लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, दोनों को 4-5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, दोनों को वार्म टेम्परेचर पे मतलब वार्म प्लेस पे ढक करके छोड़ दीजिए। फिर देखिए उसका क्या रिजल्ट आता है, आप उसके रिजल्ट को देखिए और मतलब उसके अपने जो भी रिजल्ट आए उसको नोट कीजिए और देखिए कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। अगर हम वार्म वाटर के जगह कोल्ड वाटर यूज़ करेंगे तो क्या हो रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है। तो ये सारा चीज़ आप तभी जान पाएंगे जब आप खुद से एक्सपेरिमेंट करेंगे। बताने से उतनी चीज़ें क्लियर नहीं होती, लेकिन एक्सपेरिमेंट आप जब खुद से करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होंगी और आप शायद उसमें और भी नई नई चीज़ें ऑब्जर्व करें। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप अपने घर में या अपने टीचर को बोलिए, वो परफॉर्म करेंगे और आप इसको ऑनेस्टली कीजिए, क्योंकि आप चीज़ें करेंगे तो आपकी कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगी। आज का लेक्चर इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वैक्सीन क्या है, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, क्लीनिंग इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे और एक पॉट एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये सारे टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।